स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खासम खास अतिथि रमन कांत जी। आप भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष हैं और आपको रिवर मैन भी कहा जाता है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रिवर मैन आपको टाइटल मिल रखा है, पहले इसी के बारे में जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। कैसे ये टाइटल आपको मिला, कैसे ये नाम आपका पड़ा? ये कोई टाइटल न कह के एक समाज का दिया हुआ एक नाम है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जिस क्षेत्र में काम करने लगता है, मान लो खेती के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको कृषि से जोड़ देते हैं। मैं क्योंकि नदियों पे पिछले 22 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो समाज धीरे धीरे कहने लगा, कभी नदी पुत्र कहता है, कभी रिवर मैन कहता है। तो अच्छा भी लगता है जब समाज रिकॉग्नाइज करता है किसी चीज़ को। तो एक समाज का दिया हुआ एक आवरण है जो मुझको दिया है, और मुझे अच्छा लगता है जब इस तरह इस नाम से पुकारते हैं लोग। क्या बात है सर। आपने बताया तकरीबन 22 साल हो गए ये कार्य करते हुए। कब ये मन में ऐसा विचार आया कि कुछ करना है नदियों के लिए, सफाई का, उनका सफाई अभियान शुरू करना है? कैसे इसकी शुरुआत हुई? ऐसा कोई विचार नहीं था, क्योंकि आप जानते होंगे मेरठ और आसपास का जो क्षेत्र है, यह पूरा ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। मैं भी, क्योंकि मेरा गांव मेरठ के पास ही है, पूठी गांव है, वहाँ पढ़ाई चल रही थी। 10th पास कर लिया था और 12th की पढ़ाई चल रही थी। तो उसी दौरान एक कुलबुलाहट सी थी कि समाज के लिए कुछ किया जाए। लेकिन गांव में उस दौरान, अब से 20 साल पहले, 22 साल पहले, इतना गाइडेंस नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था कि बच्चे को किस दिशा में जाना है। और ऐसी फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं थी कि भाई बहुत सारे अफसर हमारे परिवार में थे तो उनसे कुछ गाइडेंस मिल जाता। लेकिन मन में ये रहता था कि समाज के लिए कुछ किया जाए जब इस जीवन में आए हैं। दूसरा रहता था कि कभी नौकरी नहीं करनी, तो जो भी करना है समाज के लिए करना है। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैंने 12th पास कर ली। तो सन 2000 में मेरी मुलाकात हुई थी, डॉक्टर अनिल राणा थे यहाँ मेरठ में ही। वो बड़े अच्छे समाज सेवी थे, और उनसे जब मुलाकात हुई तो पहली ही मुलाकात में उनसे ऐसा लगा कि ये मेरी मंजिल है। क्योंकि वो भी कुछ ऐसा ही काम करने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए भी, क्योंकि वो भी खुद प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और वो भी अपनी नौकरी छोड़ करके इसमें आए थे। तो मैंने फिर घर जाके बताया कि मैं तो अभी ये काम करूँगा। बोले क्या काम है ये? पता तो मुझे भी नहीं क्या काम है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। बोले पैसे कितने मिलेंगे? मैं पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो उस पर नाराज़गी भी हुई परिवार में। तो धीरे धीरे उस तरफ हमने चलना शुरू किया, और उनसे जुड़ाव बना, उन्होंने अपने साथ जोड़ा। तो क्योंकि मेरा मन लगने लगा इस काम में। मुझे नहीं पता, पानी की मैंने पढ़ाई भी नहीं की, कोई नदियाँ, क्योंकि हमारे भाई गंगा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरा गाँव। तो नदी गंगा जानते थे, और नदियों के बारे में भी इतना नहीं जानते जितनी पढ़ ली, उनमें किताबों में उतनी पढ़ ली। तो उस तरह से था कि भाई एक मन में कुछ था कि समाज के लिए शुरू करना है। तो उसी चाहत के थ्रू फिर नियति इधर ले आई। क्योंकि सर आपने बातों के दरमियान अपने परिवार का भी जिक्र किया, और परिवार वालों को, हमारे घर वालों को ये ज़रूर चिंता सताती है कि हमारा बच्चा आगे भविष्य में जाके क्या करेगा। तो आपने तो बता दिया था घर पे कि मुझे ये करना है, और घर वाले कहने लगे कि इसमें तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आज उनका जो रिएक्शन होता है, आज उनकी जो बातें होती हैं, क्या होती हैं? देखिए, इसमें किसी भी परिवार की गलती नहीं है। हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा या बेटी काबिल बने, अच्छा उसका जीवन हो, उसको पैसे कमाए, उसका पारिवारिक जीवन अच्छा हो। लेकिन उसके 2-3 दायरे हैं जो माता पिता हैं कि भाई नौकरी या बिजनेस। खेती इस समय कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि खेती मेरा बच्चा करे, मेरा बेटा करे। तो नौकरी मुझे करनी नहीं थी, बिजनेस के लिए उतने संसाधन नहीं थे, बिजनेस भी नहीं करना, मुझे समाज का काम करना था। अब दिक्कत यह है कि समाज के काम में कोई पैसा नहीं देता एकदम से, उसकी एक प्रक्रिया है। तो उनका पहला कंसर्न यही था कि जब आपको कोई पैसा तो मिलेगा नहीं, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कैसे खर्चा चलाओगे, हम तो जीवन पर साथ नहीं देंगे। तो ये चिंता वाजिब थी उनकी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने जितना भी इतिहास महान लोगों का पढ़ा है, या जो कुछ कर पाए लोग, वो
कठिनाई के दौरान ही कर पाए, कठिनाई से जूझते हुए। क्योंकि जब आप अलग रास्ते पे चलेंगे तो कठिनाई आएंगी, लेकिन उसमें अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो और संकल्प आपका पूर्ण हो तो आप उधर बढ़ सकते हैं आगे। तो मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मैंने परिवार के दबाव में एक जगह नौकरी भी की, बीपीएल एक कंपनी थी साहिबाबाद में, मैं लेकिन 2 दिन गया बेसिक। मैं दूसरे दिन हाफ डे से भाग आया, तो मैं कभी गया नहीं फिर उसके बाद। तो नाराजगी भी हुई घर वालों के दिमाग में। फिर एक कंसर्न रहता भी, एक उम्र हो जाती है, शादी भी होनी है, तो भाई शादी कौन करे, समाज ऐसा भी क्या करता है जी, कुछ नहीं करता, समाज सेवा है। तो वो एक दिमाग में माता पिता के था, भाई ये कैसे होगा। तो मेरा छोटा भाई भी था कि भाई जब बड़े की नहीं हुई तो छोटे की, बड़े की क्यों नहीं हुई जो छोटे की कर रहे हैं। तो ये एक पारिवारिक रहता है। लेकिन जब धीरे धीरे कठिनाइयों से जूझते हुए वो सब चीजें निकल गई, जब वो आज का समय देखते हैं, फाइनेंशियली नहीं, लेकिन उनको लगता है कि ठीक है, एक हमारे परिवार से एक ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ा है जो समाज के काम में लगा है, तो उनको कोई उसका पछतावा नहीं है उस चीज का। क्या बात है। ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये जो नेक कार्य करने की शुरुआत की, तो किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, क्या समस्याएं आपने फेस की? देखिए, किसी भी नए काम में 3 प्रमुख समस्याएं होती हैं। एक समस्या सबसे पहली खड़ी होती है परिवार के द्वारा, दूसरी समस्या खड़ी होती है समाज के द्वारा, और तीसरी समस्या रहती है आर्थिक। पारिवारिक समस्या से व्यक्ति जूझ लेता है क्योंकि उसका परिवार है, वो उसको मना लेता है। समाज की समस्या में बहुत सारे अलग रास्ते पे चलने वाले लोग डगमगा जाते हैं जब समाज की समस्या सामने आती है। तो उससे पार पाना बहुत जरूरी है, वो भी एक समस्या रहती है। क्योंकि एक कहने लगते हैं लोग, भाई क्या कर रहा है पता नहीं। वो तीसरी समस्या, क्योंकि आप जब किसी काम को करेंगे उसमें अर्थ बहुत जरूरी है। आपको मान लिया मेरठ के इस कोने से दूसरे कोने में जाना है, आपको बस से जाएंगे तो 20 रुपए मिनिमम चाहिए आपको, अपनी गाड़ी से जाएंगे 500 रुपए का ईंधन चाहिए। तो ये 3 प्रकार की समस्याएं हमारे भी सामने आई, और परिवार की समस्या को जैसा भी था रोग आके हमने मना लिया, समाज की समस्या को हमने भाव नहीं दिया। स्पष्ट था हमको, समाज जो कहता कहे, हम अपनी धुन के पक्के थे। आर्थिक समस्या एक बहुत बड़ी थी, और वो ऐसी समस्या थी कि क्योंकि कमाई के साधन कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि जिनके साथ मैं जुड़ा अनिल राणा जी के, मैंने उनको यही कहा कि आपके साथ मुझे काम करना है। बोले भाई मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्यों जुड़ना चाह रहे? मगर नहीं जी, मुझे यही काम करना। बोले पैसे तो मैं नहीं दूंगा। मगर पैसे चाहिए भी नहीं। तो बोले आप फिर एक काम करो, कल आओ मेरे पास। वो एक जगह तय हो गई कि यहाँ मिलेंगे। मैं गांव से उस दिन 10 बजे मिलना था, मैं 9 बजे आ गया। यहाँ एक सूरज कुंड पार्क है, उसमें आके बैठ गया, उसके पास ही उनको उनसे मिलना था। समय नहीं बीत रहा था तो मैं बृहस्पति देव मंदिर चला गया, और मैंने यही प्रार्थना की कि हे प्रभु उनसे हाँ करा देना कि मुझे इनके साथ जुड़ने का अवसर। वो हुआ भी, उनके साथ सीखा काम को। मैं रात को 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। इवन मैंने उनके ऑफिस में एक वो था लड़का जो साफ सफाई करता था, मगर जी आप इसको हटा दो, मैं सफाई कर दिया करूंगा, मुझे पढ़ना भी हो जाएगा, मुझे किराए का कमरा भी नहीं लेना पड़ेगा यहाँ। तो मैं वहीं रहा 2 साल, उस काम को भी करता था, पढ़ाई भी करता था, फील्ड में भी जाता था, अपना कंप्यूटर का काम भी करता था। तो क्योंकि मुझे किसी की परवाह नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे ये काम आगे बढ़ाना है, इसी को सीखना है, इसी को करना है। जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है, आर्थिक पक्ष में क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग नकारते हैं समाज में, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और उसमें मान लिया हमको कोई आयोजन करना था कि हमको कोई हॉल बुक कराना है, तो किसी अपने साथी से कह दिया ये हमारा हॉल बुक होना, या किसी तालाब की खुदाई का काम करना, आप किसी अपने साथी से कह दिया कि हमें 5 घंटे के लिए एक जेसीबी उपलब्ध करा दो, तो समाज ने दिया। लेकिन समाज से आप अपने निजी खर्चों के लिए पैसे नहीं मांग सकते, वो एक बड़ी समस्या होती है। और हमारा एक कंसर्न रहा कि हमने किसी से ना कैश लिया ना बैंक में लिया, उसको काम बता दिया कि ये टेंट वाला है, हमारे यहाँ टेंट लगेगा, आप उससे बात कर लेना। तो निजी वाला जो पक्ष था वो थोड़ा कड़ा था, उसमें मेरे भाई ने सहयोग किया, छोटे भाई ने, क्योंकि वो ठेकेदारी का काम उसने शुरू किया था। तो उसने मुझे खुला साथ दिया कि तू इस काम में आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। तो ये तो सर आपने बात की उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको सहयोग किया,
आपकी मदद की, आपके साथ रहे। अब जब कुछ काम करने हम निकलते हैं तो तमाम कुछ ऐसे लोग भी हमें मिल जाते हैं जो तरह तरह के सवाल हमारी ओर फेंकते हैं, हमारे से पूछते हैं। और कुछ सवाल मुझे लगता है ऐसे भी आए होंगे कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, तुम क्यों कर रहे हो। कोई सवाल ऐसा भी था जो परेशान करता था? सवाल बहुत होते थे। मैं अब दोबारा उस बात को दोहराता हूँ, जब आपके अंदर एक संकल्प है किसी बात को लेकर, तो आपको वो सवाल विचलित नहीं करेंगे। अगर आपका संकल्प जरा भी कमजोर है तो आप विचलित हो जाओगे, तो उसके सवालों में उलझ जाओगे, अपने काम से आप डगमगा जाओगे। और समाज के बहुत सारे लोग यही चाहते हैं कि जो नई राह पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो मैं देखता हूँ कि जो लोग कुछ क्रिटिसाइज करते थे वही लोग आज साथ भी हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं। वो मेरा कहना ये है, चाहे मैं हूं या कोई और है जो समाज के काम में लगे हैं, अपने काम में लगे हैं, अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं किसी भी रूप में, तो कम से कम उसको आप नकारात्मक मत कहिए, उसको आप डिमोरलाइज मत करिए। और जो भी अच्छा काम कर रहा है, कम से कम हर व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए एक फोन उठाए कम से कम कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी एक सहयोग है। कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति आर्थिक सहयोग करे, जाकर के कसला चलाए। लोग अगर ये भी कर दें कि आप अच्छा काम कर रहे हो, फोन से उसको बता करके, उसको लगेगा मेरा एक संदेश जा रहा है, मैं अच्छे काम में हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भी बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, उससे भी बचते हैं कि मैं क्यों करूं। तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा सभी के लिए करना चाहिए। अब सर आपसे बात करना चाहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको कुछ सहयोग मिला, कुछ सहायता मिली आपके इस नेक कार्य को करने के लिए? देखिए, मैंने जब 2001 में मैं इस काम में लगा था, तो उस दौर में सामाजिक सेक्टर में कम्युनिस्ट वर्चस्व था पूरी तरह। कम्युनिस्ट वर्चस्व में ये कह रहा हूं कि हर अच्छे काम का विरोध करना जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हों। हम भी उसी दौर में थे, क्योंकि काम उस दौर में शुरू किया था तो पता नहीं था कौन क्या है। हम उनसे प्रभावित होते थे, भाई ये पुराने लोग उनके नाम सुन रखे थे, तो हम भी उसी धारा में बहते रहे 4-5 साल। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते थे कुछ प्राप्त तो हो ही नहीं रहा, कुछ रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे। जब हमने सरकार के साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट आने शुरू हुए। मैं सभी को कहता हूं, काम सरकार ही करती है, क्योंकि सरकार के पास संसाधन है, तंत्र है पूरा। आप सरकार को सहयोग कर सकते हैं, कहीं गलत हो रहा है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर आप सरकार के साथ जुड़ करके काम में लग जाएंगे तो उसके रिजल्ट आएंगे। हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, हम उल्टे सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे हम नदी का काम करते हैं, तो नदी के जितने भी आयाम हैं उसकी सभी की स्कीम सरकार के पास है। आप चाहे तालाब खोदने की ले लीजिए, एग्रीकल्चर की ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर की ले लीजिए, चेक डैम की ले लीजिए, रिजर्वेशन की ले लीजिए, सब स्कीम्स हैं। अब उन स्कीम्स को सही तरीके से उस जगह लागू करना, ये किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन का काम होना चाहिए। हम कहाँ लग जाते हैं, हम मतलब बहुत सारे लोग लग जाते हैं जो नकारात्मक विचारधारा से जुड़े रहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार ऐसे नहीं कर रही वैसे। अरे आप क्या सहयोग कर रहे हो? तो सरकार को जरूर पैसा दे, अगर सरकार आपको अपने काम में साथ जोड़ रही है वो भी एक सहयोग है। तो उस तरह से हमने काम किया, हम कोई पैसा सरकार से नहीं लिया हमने। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझ में नहीं आती हैं। उदाहरण के तौर पर हम ऐसा ले सकते हैं, कहीं पर पानी का टैप खुला रह जाता है तो उसे भी बंद करने का कष्ट हम नहीं उठाते कि हम क्यों बंद करें, हमने थोड़ी खोला है। तो अपने लेवल पर भी इनिशिएट करना चाहिए। और सर आप ये काम बखूबी कर रहे हैं। अब आपके कुछ सम्मानों के बारे में, आपके कुछ अवार्ड्स के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब एक अच्छा काम किया जाता है तो वो सम्मान लायक होता है। तो कुछ हमें उनके बारे में भी आप बताएं। पुरस्कार किसी भी काम के लिए पारितोषिक है, वो उसका हौसला बढ़ाने वाला है। पुरस्कार में क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, कुछ हद तक मैटर करता है। मान लिया आप किसी ऐसे व्यक्ति से कोई सम्मान ले रहे हैं जो हमारे देश के हित में नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए जी। लेकिन पुरस्कार ये भी है कि कोई आपको सम्मान स्वरूप कोई पेन दे दे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक पेन है। लेकिन एक व्यवस्था है, जैसे भारत सरकार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, वो सरकार ने मुझको दिया। और एक टेरी बेकर पुरस्कार है जो नदियों के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, 2 लोगों को दिया जाता है हर 2 साल में। तो मुझे
2021 में वो प्राप्त हुआ, अमेरिका में मिलता है, वो वाशिंगटन में मुझे मिला था। ओके। और उसके साथ जुड़े हुए हैं उसके वाटर कीपर अलायंस एक संगठन है वहाँ, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग नदियों पे काम करने वाले लोग हैं। और उसमें कैनेडी जूनियर भी जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके भतीजे हैं। तो अभी ट्रम्प सरकार में उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। तो और इसके अलावा यूपी सरकार ने ग्राउंड वाटर पुरस्कार दिया, और एक ग्रीन एप्पल पुरस्कार है लंदन का। ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो मिले हैं। कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ 3 साल काम किया। और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसमें भी मैंने काम किया एज ए सदस्य वॉलंटियर रहते हुए। मैं स्टेट जो गंगा मिशन है उसका भी सदस्य हूँ। तो जब समाज देखता है या उस तरह की जिम्मेदार संस्थाएं या सरकार देखती है कि ये व्यक्ति उस काबिल है, उसमें कुछ काम कर सकता है, तो ये सभी के लिए है। जैसे अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिनको कभी कोई किसी ने पूछा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप काम करते रहिए, और कोई भी आपको नहीं देख रहा है तो कम से कम आपका मन आपको देख रहा है और ऊपर वाला आपको देख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि संतुष्टि एक बड़ी चीज है। क्योंकि अगर कोई किसान भी अपने मन लगा के, जिसका मन लगता है उस खेती में, उसको कर रहा है, तो उसमें सफल हो जाता है 100%। सर, आज आप इस काम को जारी रखे हुए हैं, नदियों की सफाई के काम को। इस काम को करने में आपके साथ जो जुड़ने वाले सदस्य, अब हम कहें जो जुड़ते हैं, उनमें युवा ज़्यादा होते हैं या थोड़े जो एज में युवा एज अपनी पार कर चुके हैं वो ज़्यादा होते हैं? उसके बारे में थोड़ा आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम 2001-2 की बात करें तो उस समय अगर हम मेरठ के आसपास बात करते पानी की कमी है, ये संकट है, तो लोग उसको मजाक में लेते थे। लेकिन आज कम से कम लोग उसको सीरियसली लेते हैं कि हाँ, पानी का संकट तो है। तो उसमें बच्चे भी हैं, वॉलंटियर बहुत हैं हमारे साथ जुड़े हुए, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, देश के संगठन भी हैं। और अब हमने ना, क्योंकि काफी लंबे वर्ष से हम काम कर रहे हैं, तो हमने एक भारतीय नदी परिषद का गठन किया है जो पूरे देश में अलग अलग नदियों पे काम चल रहे हैं। कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई गुजरात में कर रहा है। जैसे नाना पाटेकर का नाम फाउंडेशन महाराष्ट्र में काम करता है, गुजरात में ढोलकिया फाउंडेशन काम करता है, श्री श्री रविशंकर जी का बेंगलोर में काम करता है, आर्ट ऑफ लिविंग। तो जितने भी देश के संगठन हैं नदियों पे काम करने वाले, हमने सबको जोड़ करके भारतीय नदी परिषद का गठन किया है। इसका उद्देश्य कि जो भी लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के हेल्प करें, एक दूसरे के अनुभव से सीखें और उस काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये मॉडल हमने अमेरिका में देखा, वाटर कीपर अलायंस का, उन्होंने अपनी नदियों को कैसे साफ किया, या यूरोप में या लंदन में, तो इसी तरह से किया उन्होंने, सबने मिलजुल के काम किया। तो इसी तरह हमने भारतीय नदी परिषद का गठन किया है। उसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। रोजाना मुझे बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं कि हम वॉलंटरली जुड़ना चाहते हैं, हम मेंबर बनना चाहते हैं। तो जो भी समाज के लोग हैं या संगठन हैं, सभी को हम इसमें जोड़ रहे हैं और वो संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। हमारा लक्ष्य है कि जितने भी गांव हैं, 6.5 लाख गांव देश में, हर गांव में एक कार्यकर्ता खड़ा हो जो अपनी नदी की बात करे। तो इसी राह पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने तय किया है कि 2047 जब हमारा देश आजाद हो, आजादी के 100 वर्ष मनाए, तो तब तक हमारी नदियां भी निर्मल और अविरल बहें। तो क्योंकि ये देश नदियों का है, गंगा जैसी पवित्र नदी यहाँ बहती है जी। दजला फरात से लेकर सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, सारी सभ्यताएं यहाँ भरी पड़ी हैं। नदियों किनारे हम बसे, पले बड़े, विकसित हुए। तो नदियां क्यों कष्ट में रहें? तो इनके लिए हम ऐसा एक सामूहिक प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। आजकल तो सर इंटरनेट का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, तो अपनी बातें आप सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आज भी अगर आप जाते हैं किसी गांव में या कहीं शहर में, किसी कस्बे में, तो अपनी बात अगर जन जन को समझानी हो तो कहीं पर कुछ लोगों को समझाने में समस्या आती है, या वो आपसे कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं समझना या रिलेट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ? अब ऐसा नहीं है। अब समाज भी बहुत प्रगतिशील है जी, वो भी चाहता है, क्योंकि हर गांव में कुछ ना कुछ समस्या पानी से, नदी संबंधित रहती है।
वो भी जुड़ते हैं। दूसरा, जितने भी नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, सभी, क्योंकि यही पीढ़ी है, तो वो भी सब चाहते हैं। कोई डीएम है, कोई सीडीओ है। इस समय हम करीब करीब 30 से 40 डीएम सीडीओ के साथ नदियों पे काम, उनको सपोर्ट करें, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। तो समाज से लेकर सरकार तक के प्रतिनिधि इस समय बहुत जागरूक हैं, और ये इस समय माहौल बन गया है पूरा। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस समय जो ये ना कहता हो कि ये काम अच्छा नहीं है, इसमें नहीं जुड़ना चाहिए। सब सहयोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि एक आप देख रहे हैं पूरे देश में अब लोग बात कर रहे हैं, लोग काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब मन की बात में जिक्र करते हैं नदियों के काम का, पानी के तालाब बनाया, किसी ने नदी बनाई, वो सब समाज के काम है। तो कितने बड़े स्तर पर समाज आगे जागरूक हो रहा है। तो ये अब वो समस्या दूर हो गई है, क्योंकि लोग अब खुद से जुड़ने लगे हैं। लोग सफाई में खुद जुड़ रहे हैं, अपने तालाबों के लिए खुद जुड़ जाते हैं, तो वो समस्या पीछे छूट गई है। जी सर, थोड़ा सा अब आपकी कार्यशैली पर हम बात करना चाहेंगे। ये कहीं किसी नदी के बारे में, कहीं किसी तालाब के बारे में, कहीं के बारे में आपको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है, और आप कैसे प्लान करते हैं कि यहाँ जाना है और काम शुरू करना है, इसको जल्द से जल्द सफाई इसकी करवानी है? मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक गंगा की सहायक नदी है काली ईस्ट, वो मेरठ से होकर गुजरती है। जी। हम उसके ओरिजिन पे काम कर रहे थे, तो हम उस नदी को ट्रैक कर रहे थे पूरा जी आगे तक। तो जब हम बुलंदशहर पहुंचे तो उस पे एक पैरेलल एक नदी जुड़ती है, उसका नीम नदी नाम है। तो जब हम उसको रिवर्स ट्रैक किया हमने, तो वो हम हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आ गए। एक गांव है दत्याना, वहां हम पहुंचे। तो सैटेलाइट मैपिंग, ब्रिटिश गजेटियर, सबसे मिलान किया, डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के थे उनसे मिलान किया, तो उस नदी का ओरिजिन वही था। लेकिन वहां देखा तो वहां तो सारे में खेती हो रही है, किसानों ने कब्जा हुआ है। लेकिन जब हमने प्रशासन के साथ बात की तो उन्हें लगा हाँ यहाँ जमीन है नदी की। तो करीब करीब 150 बीघा जमीन वहाँ नदी की थी, जो वहाँ ओरिजिन था नदी का। तो हमने उस पर काम शुरू किया, बात शुरू की, तो लगभग 9-10 किसान थे जिन्होंने जिस जमीन पर खेती कर रहे थे। तो उनको हमने मनाया, हमने उनको नदी का महत्व बताया, उनके नाम एक पत्र लिखा कि नदी का क्या महत्व है। और हमको 3 से 4 महीने लगे, सभी किसानों ने वो जमीन छोड़ दी। वो समाज के, उस प्रशासन के सहयोग से हमने वहां झील का निर्माण किया। उस पर फिर नदी उत्सव मनाया। उस नदी उत्सव का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने 18 जून 2022 के मन की बात में भी किया। तो समाज के साथ जो जुड़ाव है, आप देख रहे होंगे इधर डोले डोले पे कत्ल हो जाते हैं, दुनिया भर के केस जमीन के। 150 बीघे जमीन किसानों द्वारा छोड़ देना वो बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए। आज उस झील में पानी है, तो उस नदी का ओरिजिन रिवाइव हुआ। इसी तरह काली ईस्ट का ओरिजिन मुजफ्फरनगर में, हंतवाड़ा गांव में, वो 250-300 बीघे जमीन थी। अब क्योंकि यहाँ एक फैक्टर रहता है थोड़ा सा कास्ट का भी, तो वो एक हंतवाड़ा गांव है, छोटा सा गांव है। हमारी कोई रिश्तेदारी वहां नहीं थी, तो मैं रोज जाता था, जमीन मैंने नपवा ली उसकी सब। तो गांव वालों को लग गया भी ये जमीन जाएगी। हमारे 22 किसान थे। तो मैं एक दिन बैठा था वहीं खेत में, मैं बैठ के आ जाता था। तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसका नाम मुकेश है, वैसे उसको गोली कहते हैं गाँव में। बोले त्यागी जी आप रोज आते हो यहाँ, तो क्या मैटर है? मतलब ये नदी की जमीन है, ये सैटेलाइट मैपिंग, सारे गजेटियर हैं, तो यार ये कैसे छुड़े, सब खेती कर रहे हैं इस पे किसान। बोले ये 4 बीघे तो मैंने कब्जा रखी है। मैं कहा तुम ही छोड़ दो। मैंने 2 मर्डर कर रखे हैं, जेल भी हुई है मैं। मैं कहा ये मुझे क्यों बता रहे हो? बोले जी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं बहुत परेशान हो गया जब से मैंने जमीन कब्जाई है। मैं तो यार छोड़ दो। हाँ जी मैं आज ही छोड़ दूंगा इसको। मैं खैर आ गया शाम को, मुझे लगा एक गलत आदमी पल्ले पड़ गया मेरे। तो उसने मुझे रात को 8, साढ़े 8 बजे कट फोटो आए व्हाट्सएप पे, उसने अपनी खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया 4 बीघे पे। अच्छा। शाम के समय। और मुझे फोटो भेजी कि त्यागी जी मैंने 4 बीघे जमीन अपनी छोड़ दी है। मैं हैप मान गया। मैं सुबह सुबह पहुंच गया। फिर वो फिर मेरे साथ भी लग गया।
वो व्यक्ति, फिर सब किसानों को उसने भी मनाने में मदद की। सारी जमीन किसानों ने छोड़ी 22 के 22 ने, उस पर भी ऐसी झील का निर्माण हुआ। तो ये समाज के काम, जब आप समाज के साथ कनेक्ट होते हैं तब रिजल्ट आता है, और ये एक दिन में नहीं आता, इसमें लगना पड़ता है। और नदियों का जो काम है, नदियां जो सूख गई हैं, पोल्यूट हो गई हैं, वो एक दिन में नहीं हुई, इसमें 3 से 4 दशक लगे हैं। तो इसको सुधारने में हमको कम से कम 1-2 दशक चाहिए, लेकिन वो तब सुधरेंगी 2 दशक में भी जब हम आज से शुरुआत करेंगे। वो शुरुआत कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो उसी प्रयास में हम हैं। हमने कुछ मॉडल डेवलप किए कि एक मरी हुई नदी कैसे जीवित हो सकती है। तो अभी एनजीटी ने मुझे कमेटी में भेजा था सोलानी नदी के लिए। मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट बना के उनको दी है कि ये नदी ऐसे पुनर्जीवित हो सकती है। तो इसीलिए हम समाज को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे नदी का काम किया जाए, सरकार को भी कर रहे हैं। तो दोनों पक्ष को जोड़ भी रहे हैं। सरकार का काम की स्कीम जो समाज तक कैसे पहुंचे, समाज का काम सरकार तक कैसे आए। तो एक ब्रिज का भी काम भारतीय नदी परिषद में कर रहे हैं। जी सर। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऐसा भी कुछ आपके साथ हुआ कि ये टारगेट अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, कहीं टफ रहा किसी नदी को सफाई करने में या कुछ करने में? देखिए, टफ तो सब काम है। यही दोनों मैंने उदाहरण बताया, नीम नदी और काली ईस्ट का भी। ऐसी एक काम था हिंडन नदी का। यहाँ डॉक्टर प्रभात कुमार कमिश्नर हुआ करते थे मेरठ के। तो उनके पीएस का मुझे कॉल आया कि जब वो 4-5 दिन ही उनको ज्वाइन किए हुए थे कि आपको साहब ने याद किया है। मेरा क्या मतलब उनसे? उनकी एक इमेज थी, भाई बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। खैर मैं गया, बोले भाई ये हिंडन का काम हमको करना है, मगर ये तो बातों से नहीं होगा, तो काम करना पड़ेगा। बोले कैसे होगा? मगर ये ऐसे ऐसे होगा। तो वो 13 महीने यहाँ रहे मेरठ में पोस्टेड, और हमने करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर हिंडन नदी साफ की समाज के। कोई उन्होंने सरकार का पैसा खर्च नहीं किया। तो वो काम टफ था, समाज के पैसे खर्च कराना उस काम बड़ा काम था। इसी तरह फिर हिंडन नदी का ओरिजिन खोजने के लिए हमको लगाया उन्होंने। हम शिवालिक के जंगल में 8 किलोमीटर अंदर पहुंचे और उस ओरिजिन को खोजा, और फिर मैं उनको भी वहां लेके गया। और सहारनपुर के कमिश्नर थे उस समय दीपक अग्रवाल, वो भी वहां गए, पूरा प्रशासन वहां गया। तो आज जो भी स्कीम्स हिंडन नदी को लेकर के बन रही है, वो उस ओरिजिन को लेकर के ही बन रही हैं। तो जहां तक कठिन और सरल का सवाल है, क्योंकि जहां किसी के हित जुड़ जाएं, मान लिया मैंने जमीन कब्जाई हुई है तो मेरा हित वहां जुड़ गया है, तो बड़ा कठिन होता है। और सरल तो कुछ नहीं, सरल तो इतना है कि भाई हमको कोई मॉडल डेवलप करना है तो हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं, लेकिन जब आप समाज में उतर जाते हैं तो सब काम कठिन है। आज भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष रमनकांत जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपको रिवर मैन के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी सारी आपसे बातें हुई और बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए सर। कुछ चलते चलते हमारे श्रोताओं तक कोई संदेश अगर आप को पहुंचाना हो तो वो क्या होगा? क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हमने जन्म लिया है इस समाज में, और मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और हम हवा, पानी, भोजन सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं जी। उसमें भी 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 20 तत्व हो जाते हैं। फिर उसमें भी 3 हमारे स्वभाव, अच्छा बुरा, और एक बीच वाला स्वभाव। लेकिन चौथा तत्व है चेतना। वो चेतना है हमारी आत्मा। वो ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जन्म मरण के बंधन में तब तक रहती है जब तक वो शुद्ध ना हो जाए, और वो जब शुद्ध हो जाए तो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा ही शिव है, परमात्मा ही प्रकृति है। तो प्रकृति का काम इसलिए जरूरी है, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया है, अगर आप इस समाज से, इस वातावरण से जो भी ले रहे हैं उसको लौटाना जरूरी है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके कस्टोडियन हैं, हम इसके ट्रस्टी हैं। हमको जो मिला है उसको उसी तरीके से या उससे बेहतर करके आगे वाली पीढ़ी को हमको ट्रांसफर करना है। तो जितना भी हमारा इस समाज की प्रकृति को या पानी को, पर्यावरण को बिगाड़ने में योगदान है, उसको कम करें।
और कोशिश करें कि उसको सुधार की तरफ ले जाएं। हम्म, तो ये ना सोचे कि ये चंद लोगों का काम है या मेरा काम है या आपका काम है, ये सबका काम है। आप भी भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो आपका भी काम है। तो मेरी ये प्रार्थना है सभी से, ये सभी का देश है, सभी की प्रकृति है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले देश हैं। हमारी प्रेरणा ही यही है। तो ये पूरी ब्रह्मांड ही एक परिवार है। तो कहीं भी कुछ गलत होगा तो सभी पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे, कम उपभोग करे, क्योंकि एक होता है वर्चुअल वाटर। मान लिया गिलास बनाया तो इसको बनाने में कितना पानी खर्च हुआ है, क्या इसी गिलास में मैं रोज पानी पी सकता हूँ? तो रोज एक नया गिलास मुझको नहीं लेना पड़ेगा, तो वो भी मैंने पानी बचा लिया। तो ये वर्चुअल वाटर पे भी हम ध्यान दें। तो जो वर्चुअल चीजें हैं, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, तो हर व्यक्ति अपना काउंट करे कि मैंने सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक कितनी हवा ली होगी, ऑक्सीजन, कितना खाना खाया है, कितना पानी लिया है, या कितना नुकसान पहुंचा है 24 घंटे में। तो क्या मैं उसको मीट कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ तो उस तरफ बढ़ना शुरू करें। तो यही मेरा संदेश है। जब सब साथ मिल जाएंगे, सब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो पुनः हम एक अच्छा देश बनेंगे, पुनः हम अच्छे वातावरण में रहेंगे। बिल्कुल। ये प्यारा सा संदेश था हमारे आज के अतिथि रमनकांत जी का, जो कि भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष भी हैं और रिवर मैन के नाम से जाने जाते हैं। बाकी मैं चलते चलते आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, तो प्लीज़ हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी सभी के साथ मिल बांट के रहिए, प्यार से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।